नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उपनिषद एकेडमी में। दोस्तों, आज हम देखेंगे एक महत्वपूर्ण टॉपिक का नाम है एंटोनियो ग्राम्सी। वैसे तो इस टॉपिक को शामिल किया गया है बिहार पीजीटी में और झारखंड पीजीटी की परीक्षाओं में, लेकिन इस टॉपिक से यूजीसी नेट में भी प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। कई बार आपने एक शब्द सुना होगा, सोशल हेजेमनी। ठीक है, सांस्कृतिक वर्चस्व की अवधारणा। तो ये अवधारणा किसने के द्वारा दी गई? ग्राम्सी के द्वारा दी गई है। ठीक है, और ग्राम्सी के विचारों को पढ़ना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जो आप पेरेटो के विचार पढ़ते हैं, पेरेटो कौन? मुसोलिनी के, ठीक है, गुरु थे। तो उसी इटली में उसी समय जब पेरेटो का उत्थान हो रहा है, हम देखते हैं कि पेरेटो की विचारधारा चरम पर है और फांसीवाद का पैगंबर कहा जाता है, और पेरेटो के विचारों को लागू कर रहा है उनका ही शिष्य मुसोलिनी। ठीक है, इटली में उसी समय इटली की जेलों में बंद हैं एक महत्वपूर्ण समाजशास्त्री और दार्शनिक जिनका नाम है एंटोनियो ग्राम्सी। यानी उसी इटली के दो समाजशास्त्री हैं, दो दार्शनिक हैं, दो समाजशास्त्री हैं। एक सत्ता का सुख भोग रहा है, ठीक है, एक पे आपके अभिजात वर्ग की परिभ्रमण की अवधारणा को प्रस्तुत करता है, और दूसरा ये बताता है कि कैसे अभिजात वर्ग, कैसे पूंजीपति वर्ग, कैसे समाज का प्रभावशाली वर्ग केवल ताकत के दम पर ही नहीं बल्कि विचारधारा, शिक्षा, धर्म के माध्यम से लोगों को कंट्रोल करता है। यानी उसी इटली की उसी पृष्ठभूमि के दो अलग अलग समाजशास्त्रियों के विचारों को जानना भी बहुत जरूरी है। तो पेरेटो तो आपके समाजशास्त्र में शामिल है, आपके सिलेबस में सामान्यतः हर सिलेबस में शामिल होते हैं, लेकिन एंटोनियो ग्राम्सी को पढ़ना भी जरूरी है। तभी आप इटली की परिस्थिति में दोनों विचारों का समागम समझ पाते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? चलिए तो शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक से। टॉपिक का नाम है एंटोनियो ग्राम्सी। उच्चारण में कुछ अंतर आ सकता है, इटालियन भाषा का शब्द है। ठीक है, जो लोग झारखंड पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं वो चाहें तो जुड़ सकते हैं। ठीक है, 999 रुपए का मात्र बैच है। अगर आपकी तैयारी पूरी है, आपको सिलेबस पूरा समझ में आ चुका है, आपने सिलेबस के नोट्स बना लिए हैं और आपको लगता है कि आपके पास पूरा कंप्लीट नोट्स हैं, सारे टॉपिक कवर हैं अपने सिलेबस के, 67 टॉपिक हैं आपके, जिसे हमने 12 खंडों में बांटा हुआ है। अगर आपने पूरा किया हुआ है तो जरूरत नहीं फिर आपको कोर्स लेने की। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको, भाई सालों पहले हमने बीएड किया था या सालों पहले हमने तैयारी की थी, एमए किया था, अब सालों से हमने पढ़ा ही नहीं है। दूसरा, हमने जो पढ़ा था वो हमने कुंजी पढ़ के या छोटी सी 2020 पढ़ के, जो मार्केट में किताबें आती हैं, गाइड टाइप की किताबें आती हैं, उससे पढ़ के एमए क्लियर किया था, उससे पढ़ के बीएड किया था, लेकिन उसको पढ़ के आपका पीजीटी का एग्जाम क्लियर नहीं होगा। तो आप कम से कम अपने सिलेबस को समझ लीजिए, अच्छे से नोट्स बनाइए। नहीं कर सकते हैं या कोई सहायता चाहते हो तो फिर नोट्स ले आपके कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक से। टॉपिक का नाम है एंटोनियो ग्राम्सी। पहली बात तो ये, एंटोनियो ग्राम्सी का जन्म कब हुआ? 1891 में। ठीक है, पहला क्वेश्चन यहीं से बनता है। 1937 में इनकी डेथ हो गई, यानी जेल में ही इनकी मृत्यु हो गई। जेल से एक साल पहले ही 1936 में ये रिहा हुए और एक साल बाद 1937 में इनकी डेथ हो गई। तो पहला क्वेश्चन तो यहीं से मालूम होता है। दूसरा, कहाँ के समाजशास्त्री हैं? एक इटालियन समाजशास्त्री है, ये भी मालूम होना चाहिए। तीसरा, किस प्रकार के मार्क्सवादी हैं? तो यह तो ये मार्क्सवादी, इन्होंने कुछ मार्क्सवाद की अवधारणाओं का विरोध भी किया, इसलिए इनकी गिनती काय में होती है? इनकी गिनती होती है नव मार्क्सवादियों में। किसमें होती है? नव मार्क्सवादियों में इनकी गिनती की जाती है। ठीक है, यानी अल्थुजर, ठीक है, हैबरमॉस और ग्राम्सी, इन तीनों को एक ही कैटेगरी में रखा जाता है, एक ही श्रेणी में रखा जाता है। समाजशास्त्र के उस उपागम का नाम है नव मार्क्सवादी उपागम। तो बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, निम्न में से कौन से नव मार्क्सवादी उपागम के समर्थक हैं? तो आपको मालूम होना चाहिए, लुइस अल्थुजर है, ठीक है, हैबरमॉस है और आपके एंटोनियो ग्राम्सी हैं। ठीक है, चलिए अब बात आते हैं, क्या ये केवल दार्शनिक थे या केवल लेखक थे? नहीं, ये एक पॉलिटिशियन भी थे, ये एक लेखक भी हैं, एक विचारक भी हैं, एक दार्शनिक भी हैं। इटली में जब कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई
कौन सी पार्टी की? कम्युनिस्ट पार्टी की, क्योंकि मार्क्सवादी विचारधारा के उस समय मार्क्सवाद बहुत चरम पर फैल रहा है। 1917 की रूसी क्रांति के बाद जो बोल्शेविक क्रांति हुई और लेनिन उभर कर सामने आते हैं, तो यूरोप में बहुत बड़े पैमाने पर क्या हुआ? मार्क्सवादी विचारधारा का फैलाव हुआ। उसका प्रभाव हमें जर्मनी में भी देखने को मिलता है और हमें कहीं ना कहीं इटली में देखने को मिलता है। तो इटली में जब कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना होती है, उसके संस्थापक सदस्यों में शामिल थे कौन? एंटोनियो ग्राम्सी। ठीक है, क्लियर हो गया तक? तो जन्म कहां पे हुआ था? इटली में हुआ। मृत्यु कहां पे हुई? रोम में हुई, 1937 में हुई। तो ये तो समान जानकारी मालूम पड़ी कि एंटोनियो ग्राम्सी का जन्म कहां हुआ, कौन से देश के समाजशास्त्री हैं। ठीक है, इटली में कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक सदस्यों में शामिल थे और ये नव मार्क्सवादी विचारकों में गिने जाते हैं। ये चार बातें क्लियर हो गई एंटोनियो ग्राम्सी से। अब बात आती है इन्होंने पढ़ाई कहां करी है। इन्होंने पढ़ाई करी इटली के ही ट्यूरिन विश्वविद्यालय से इन्होंने पढ़ाई करी और इसी विश्वविद्यालय से मार्क्सवादी विचारधारा से जुड़े। 1921 में, अभी हमने पढ़ा था, 1921 में जब कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई, उसके संस्थापकों में भी अहम भूमिका निभाई। तो एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन सर मालूम पड़ गया, 1921 की बात हो रही है। लेकिन समस्या क्या रही? ये है कम्युनिस्ट पार्टी की। और इसी समय हम देखते हैं कि पेरेटो की जो विचारधारा है, फांसीवादी विचारधारा, इसको लागू करने वाला उनका शिष्य उभर कर सामने आता है। ठीक है, जिस प्रकार हम जर्मनी में हिटलर का उदय हुआ, उसी प्रकार इटली में एक तानाशाह का उदय होता है, जो कौन था? मुसोलिनी। तो मुसोलिनी कौन था? उसने कहीं ना कहीं फांसीवादी सत्ता स्थापित करी थी। और फांसीवाद आप जानते होंगे, जर्मनी में नाजीवाद फैला और इटली में फांसीवाद फैला। ठीक है, इसी फांसीवाद का विरोध किया किसने? एंटोनियो ग्राम्सी ने, जिस कारण से 1926 में इनको क्या कर दिया गया? इनको जेल में डाल दिया गया। तो 1926 से लेकर 1937 तक, ठीक है, लगभग 10 साल इन्होंने, 10 से 11 वर्ष इन्होंने जेल में ही बिताए। और इसी जेल में रहने के दौरान इन्होंने जो किताबें लिखी, जो पत्र लिखे, जो आर्टिकल्स लिखे, बस वही इनकी समाज शास्त्र में सबसे बड़ा योगदान माना जाता है। उसमें ही रहते हुए इन्होंने आपके सांस्कृतिक वर्चस्व की अवधारणा, सोशल हेजेमनी की अवधारणा और कई सारी ऐसी ही अवधारणाओं को प्रतिपादित करने का काम किया। ठीक है, तो इनके ज्यादातर जो आपके रचनाएं हैं, सभी रचनाएं हैं, जितने भी विचार हैं, वो सभी जेल की 10 वर्ष की सजा के दौरान, जेल में डाले गए नजरबंद के दौरान इन्होंने लिखे हैं। ठीक है, यही कारण है कि इनका जो अनुभव है, जेल में लिखा हुआ अनुभव जो है, वो व्यवहारिक लगता है। क्योंकि एक व्यक्ति कहते हैं ना कि भाई आप एक दिन का उपवास रख के भूख के बारे में नहीं लिख सकते, उसी प्रकार अगर आप केवल बिना सोचे समझे आम आदमी के बारे में, सामान्य लोगों के बारे में कैसे लिखेंगे? पहले उस तरह का जीवन तो जिए कम से कम। यही काम किया है किसने? एंटोनियो ग्राम्सी ने। तो इसी दौरान उन्होंने किताब लिखी, याद रखिए 1926 के से लेकर 1937 के दौरान। लेकिन इसका एग्जैक्ट वर्क क्यों नहीं मिलता? क्योंकि वो जेल में लिखी गई किताब है, इसलिए ये नहीं कह सकते कि 1928 में लिखी कि 1931 में लिखी। लेकिन 1926 से 1936 के 10 वर्षों के जो अनुभव के दौरान इनकी जो किताब पब्लिश होती है, जिसका नाम था प्रिजन नोटबुक। ठीक है, अब यहां से क्वेश्चन बनता है कि प्रिजन नोटबुक के लेखक कौन है? तो आंसर क्या आएगा? एंटोनियो ग्राम्सी। ठीक है, क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इसमें? कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए। चलिए, अब आते हैं, यहां से मालूम क्लियर होता है हमारा कि प्रिजन नोटबुक क्या है। ये एक अपने आप में किताब है और इसी किताब, इसकी अलग से चर्चा करेंगे अभी हम। ठीक है, साथ ही साथ इन्होंने जो अपने मित्रों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को, अपने सहपाठियों को जो लेटर लिखे हैं, वो इटालियन भाषा में लिखे गए लेटर हैं, जिन्हें कहा जाता है लेटर डेल कैरियर्स। ठीक है, जो जेल से लिखे गए इनके जो पत्र हैं। लेकिन सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनता है प्रिजन नोटबुक से, जो किसने लिखी है? जो आपके एंटोनियो ग्राम्सी ने लिखी है। अब आते हैं प्रिजन नोटबुक पर। कभी कभी किताब से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो प्रिजन नोटबुक जो है, वो ग्राम्सी के विचारों का सबसे बड़ा संग्रह है, सबसे बड़ा कलेक्शन है अपने आप में। क्योंकि इसी बुक में इन्होंने जेल के दौरान रहते हुए, कब से कब तक? 1926 से लेकर 1937 तक। ठीक है, इन 10 से 11 वर्षों के दौरान, जो जेल में दौरान इन्होंने जो अपने विचार प्रकट किए हैं, उसमें कौन कौन से प्रमुख विचार हैं जो इस किताब में देखने को मिलते हैं? पहला है सांस्कृतिक वर्चस्व की अवधारणा, यानी कल्चरल हेजेमनी की अवधारणा। दूसरा, बेस और सुपर स्ट्रक्चर की अवधारणा। तीसरा महत्वपूर्ण है सिविल सोसाइटी की अवधारणा। और सबसे फेमस अवधारणाओं में से एक है, वो है सबाल्टन। याद रखिए, सबाल्टन क्लासेस की अवधारणा। अभी हम पढ़ेंगे सबाल्टन वर्ग क्या होता है। भारत में भी सबाल्टन परिप्रेक्ष्य का विकास किया था। ठीक है, कमेंट में बताइएगा किसने।
तो भारत में सबाल्टर्न परिप्रेक्ष्य पे सबसे ज्यादा काम किसने किया है? ठीक है, तो कमेंट में जरूर बताइए उनका नाम, बाद में चर्चा करेंगे उस पर भी। तो ये सारी अवधारणाएं जो हम अवधारणाएं पढ़ेंगे आने अभी इस टॉपिक में, ठीक है, वो सारी अवधारणाएं कौन सी पुस्तक में मिलती है? हमें प्रेजेंट नोटबुक्स में मिलती हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं अब एक एक अवधारणा के बारे में, क्योंकि इनकी किताबों की कोई लिस्ट नहीं है, ज्यादातर इन्होंने आर्टिकल्स लिखे हैं, शोध पत्र करने का समय मिला नहीं, ठीक है, शोध पत्र जारी करने का समय नहीं मिला, जो भी लेटर लिखे गए हैं वो लेटरों का संग्रह है, याद रखिए, लेकिन जो मूल विचार है वो प्रेजेंट नोटबुक में मिलते हैं। इसलिए एंटोनियो ग्राम्सी की किताबों से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, वो किताबें हैं ही नहीं ज्यादा, क्योंकि एक व्यक्ति जेल में रहते हुए जितना लिख सकता था उससे ज्यादा लिख के चला गया। ठीक है, दूसरा, जेल के रहते ही उनकी मृत्यु भी हो गई, अगर बाहर निकलते हो 10-12 साल और जीते तो कम से कम व्यवहारिक तौर पर अपनी किताबों को पब्लिश करा पाते, लेकिन उनकी किताबों पर एक ही किताब पब्लिश हो पाई जिसका नाम था प्रेजेंट नोटबुक। ठीक है, अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा है, सबसे पहली जो अवधारणा है एंटोनियो ग्राम्सी की, वो है कल्चरल हेजिमनी, यानी सांस्कृतिक वर्चस्व की अवधारणा। ठीक है, कोई डाउट है पूछिए। तो कल्चरल हेजिमनी क्या होती है? पहली बात तो इसको समझिए। नॉर्मली हमें यह लगता है कि जो समाज में आपने पढ़ा होगा कार्ल मार्क्स की विचारधारा भी, कि जो पूंजीपति वर्ग होता है, यानी पैसे वाला जो वर्ग होता है, समाज का परोसशाली वर्ग होता है, वो आपको लगता है कि वो आपको डरा धमका कर आपको कंट्रोल में रखता है, वो सत्ता का इस्तेमाल करके दंड देकर सजा के माध्यम से आपको नियंत्रित करता है। ये परंपरागत विचारधारा यही मानती थी, लेकिन एंटोनियो ग्राम्सी ने कहा नहीं, समाज का जो प्रभुशाली वर्ग है, जिसे हम पूंजीपति वर्ग या पैसे वाला एलिट क्लास भी कहते हैं वर्तमान समाज में, औद्योगिक समाजों में, तो ये पूंजीपति वर्ग केवल, याद रखिएगा, बल के माध्यम से नहीं, केवल सेना के माध्यम से या पुलिस के माध्यम से, कानून व्यवस्था के माध्यम से आपको कंट्रोल नहीं करता, बल्कि अपनी संस्कृति, अपनी शिक्षा, धर्म, मीडिया के माध्यम से भी वैचारिक तौर पर आपके ऊपर वर्चस्व स्थापित कर देता है। क्लियर है तक? यही होती है कल्चरल हेजिमनी की अवधारणा, यानी केवल आपके ऊपर एक प्रकार से दंड देकर या सजा देकर प्राप्त आप पे कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, बल्कि वैचारिक स्तर पर ही आपने कंट्रोल कर लिया। जैसे इसको उदाहरण से समझिए, जैसे वर्ण व्यवस्था में देखिए, वर्ण व्यवस्था में सबसे पुरुषशाली वर्ग कौन है? क्षत्रिय और ब्राह्मण, सबसे ऊपर है ब्राह्मण। तो ब्राह्मणों ने पूरी वर्ण व्यवस्था को रचा और उसमें सबसे नीचे स्थान किसको दिया? शूद्र को दिया। सारे जो कार्य हैं, मेहनत वाले काम, वो शूद्र के ऊपर थोप दिए गए। अब यहाँ पर वो शूद्र इसलिए काम नहीं कर रहा है कि ब्राह्मण या क्षत्रियों के पास ताकत है, पैसा है या दंड देने की शक्ति है, तलवार के दम है, नहीं, बल्कि वैचारिक स्तर पर शूद्र को यह एहसास करा दिया कि तुम्हारा जो काम तुम्हें सौंपा गया है वो इसलिए सौंपा गया है क्योंकि तुमने पिछले जन्मों में अच्छे कर्म नहीं किए थे, इसलिए तुम शूद्र पैदा हुए हो, इसलिए तुम ये सारे काम करो, हमारी सेवा करो, तो अगले जन्म में तुम ब्राह्मण पैदा हो जाओगे, क्षत्रिय पैदा हो जाओगे, अगले जन्म में तुम्हारा वर्ण बदल जाएगा। और वो व्यक्ति मानने भी लगा, कर्म कर फल की चिंता मत कर, सारे नियम उस पर थोप दिए गए, ठीक है, ताकि वो विरोध भी ना करे। तो बताइए शूद्र ने अपने दायित्वों को क्यों स्वीकार कर लिया? डरा धमका के नहीं, वैचारिक स्तर पर, यानी उसकी दिमाग में बैठा दिया गया। जैसे अमीर और गरीबों की बात हम करें, तो गरीबों को यह बात बैठा दी गई कि तुम गरीब इसलिए गरीब हो क्योंकि तुमने पिछले जन्म में अच्छे कर्म नहीं किए, इसलिए तुम गरीब परिवार में पैदा हुए हो। जबकि गरीबी का जो पुनर्जन्म से या धर्म से कोई संबंध नहीं था, शोषण से संबंध था। एक आदमी ने खूब शोषण किया संसाधनों का, दूसरे के संसाधनों को छीन लिया। तो यहाँ पे पुनर्जन्म की बात है, धर्म की बात कहां से आ गई? लेकिन यही है कल्चरल हेजिमनी, यानी आप पर, समाज के निम्न तबके पर, समाज के हाशिए पर जो वर्ग है उस पर कंट्रोल करने के लिए, श्रमिकों को, किसानों को, मजदूरों को कंट्रोल करने के लिए केवल डर और ताकत का इस्तेमाल नहीं किया था, बल्कि संस्कृति, शिक्षा, धर्म और मीडिया के माध्यम से भी उन पर वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश की जाती है। इसी अवधारणा को कहा गया है कल्चरल हेजिमनी, यानी सांस्कृतिक वर्चस्व की अवधारणा। और ये तक गहराई तक सोच पर प्रभावी हो जाती है कि जो शोषित वर्ग है, जिसका शोषण हो रहा है, वो इसे स्वाभाविक मान लेता है, सामान्य मान लेता है। यहाँ मैंने पूरे पिछले जन्म में बुरे कर्म किए होंगे, इसलिए मेरा जन्म शूद्र में हुआ है, इसलिए नाला साफ करना मेरा ही काम है क्योंकि मेरा जन्म पुनर्जन्म, पिछले जन्म में मैंने कोई पाप किए होंगे। ये जो सोच पैदा की जाती है और लोग उसको सामान्य मान लेते हैं। यही विचार प्रकट किया एंटोनियो ग्राम्सी ने
कि समाज के ताकतवर लोग, समाज के प्रभावशाली लोग, समाज के पूंजीपति लोग आपको डरा धमका के नहीं, बल्कि मीडिया के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से, धर्म के माध्यम से, कल्चर के माध्यम से क्या करते हैं, आपको दबाने की कोशिश करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए और क्या विचार प्रकट किया इन्होंने। ये कहा जो राज्य है, स्टेट है, वो केवल राजनीतिक समाज यानी सेना, पुलिस, अदालतों का इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि वो स्कूल, कॉलेज, मीडिया, परिवार के माध्यम पर आपसे कंट्रोल बनाए रखता है। सीधी सी बात यही है। देखिए आसान भाषा में, बचपन से आपको ढाल दिया था कि आपको क्या पढ़ाई करनी है, यानी पूंजीपति को अपनी फैक्ट्री में कर्मचारी चाहिए, सस्ते श्रमिक चाहिए, तो उसने एक स्कूलों के माध्यम से, स्कूल चला कौन रहे हैं, 90 भारत में सबसे ज्यादा स्कूल कौन चला रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर चलाता है। तो प्राइवेट सेक्टर को अपने कारखानों में काम करने वाले पढ़े लिखे मजदूर चाहिए। इसके लिए उन्होंने क्या शुरू किया, इसके लिए उन्होंने प्राइवेट कॉलेज खोले, प्राइवेट स्कूल खोले, वहां पर उनको ट्रेंड किया और आपको लगा कि हमारा बच्चा इंजीनियर बन रहा है, हमारा बच्चा मैनेजमेंट में आएगा, जबकि उनको सस्ता पढ़ा लिखा श्रमिक चाहिए था। इसलिए प्राइवेट सेक्टर ने इसमें इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया, क्योंकि सरकार इतना इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती। सरकार 1 या 2 कॉलेज खोलेगी, लेकिन गली आपको कुकुर मुत्ते की तरह कॉलेज खोल दिए गए, एमबीए करने वाले, इंजीनियरिंग करने वाले, तो भर के बड़ी तादाद में बच्चे बाहर निकल कर आए। लेकिन जब डिमांड और सप्लाई बिगड़ जाती है, क्योंकि चाहिए जरूरत थी 10 लोगों की, निकल के आ रहे हैं 1000। तो जहां एक समय इंजीनियरों को 70-80 हजार रुपए देने पड़ते थे, आप 10-12 हजार रुपए में भी काम करने को तैयार है। एक आपके कंप्यूटर साइंस इंजीनियर जिसका सीएच ब्रांच से पास किया हो, वो 10-12 हजार में भी काम कर लेगा। सीधी सी बात है। यानी पूंजीपति वर्ग ने अपने शिक्षण संस्थानों के माध्यम से मिडिल क्लास को, लोअर क्लास को मैनिपुलेट किया, उनके बच्चों को श्रमिक बनाया अपने कारखानों में काम करने के लिए। अब एक नया तरीका उभर कर सामने आया। आपने देखा कि भाई अब सस्ते श्रमिक चाहिए, क्योंकि चाइना का दिमाग में मॉडल हमारा बैठ गया, चाइनीज मॉडल हमारे दिमाग में बैठ गया है कि सस्ते श्रमिक और स्किल्ड लेबर चाहिए होगी, तभी हम उद्योगपतियों को लाभ मिलेगा। तो अब नया डेवलप शुरू हुआ, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी जहां आप अपनी योग्यता से ज्यादा पैसा कमा सकते थे, ऊंचे पदों पर बैंक का एग्जाम देकर टीचर, प्रोफेसर बन सकते थे, वहां पर टीचर, बैंकिंग, इन सब में नौकरियां कमी की गई, ताकि आप मजबूर हो जाओ स्किल डेवलपमेंट के नाम पर, फिर आप 10-15 हजार रुपए की कारखाने में या किसी फैक्ट्री में जॉब करने के लिए तैयार हो जाओ। यानी पूरा का पूरा सिस्टम ऐसे बनाया जाता है समाज के उच्च वर्ग के द्वारा, ताकि समाज का मिडिल क्लास, जो लोअर क्लास है, वो इसी में उलझा रह जाए और वो कहीं ना कहीं उस वर्चस्व को स्वीकार कर ले। ठीक है, यही है आपके सांस्कृतिक वर्चस्व की अवधारणा, कल्चरल हेजीमनी का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब ग्रामसी क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि सत्ता को बनाए रखने के लिए सहमति और जबरदस्ती दोनों की आवश्यकता होती है। तो भाई जो काम सहमति से हो सकता है, उसको जबरदस्ती क्यों की जाए। सहमति से मतलब भाई आप चर्च का इस्तेमाल करो, धर्म का इस्तेमाल करो, स्कूल का इस्तेमाल करो, आप मीडिया का इस्तेमाल करो, लोग आपके फेवर में वैसे ही हो जाएंगे। तो जब जरूरत ही क्या है आपके धन बल का इस्तेमाल करने की, क्यों जरूरत है सेना का इस्तेमाल करने की, पुलिस की धमकी देने की, कानून का डर दिखाने की, जब मीडिया के माध्यम से, धर्म के माध्यम से, ठीक है, स्कूली एजुकेशन के माध्यम से जो काम आसानी से हो रहा है उद्योगपतियों का, उसके लिए उनको जरूरत क्या है, आप पे डायरेक्ट सीधा आप पे क्या कर लें, आप सीधा वैचारिक नियंत्रण कर लें, यानी आपके सोचने समझने की क्षमता ही हम क्या कर दें, वैसी बना लें जैसी हम चाहते हैं। यही होता है कल्चरल हेजीमनी। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? अब देखिए उदाहरण भी दिए हैं, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में, तो शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों का प्रभावशाली क्या हुआ, बच्चों पर प्रभावशाली वर्ग स्थापित किया गया कि तुम्हें अनुशासन में रहना है, तुम्हें ड्रेस कोड में रहना है, ठीक है, सुबह शाम सूर्य नमस्कार करना है, अपनी संस्कृति की रक्षा करनी है, ताकि बच्चे का माइंडसेट वैसे ही डेवलप हो जाए, ताकि भविष्य में क्रांतिकारी सोच उसकी डेवलप हो ही ना पाए, वो सत्ता को चुनौती दे ही ना सके, बचपन से ढाल दी जाए उसको विचारों में। दूसरा, भाग्य पुनर्जन्म की अवधारणा से एक गरीब व्यक्ति की गरीबी को जायज ठहरा दिया जाए कि तुम गरीब इसलिए हो, तुम्हारा तुम्हारा हमने शोषण नहीं किया है, बल्कि तुम्हारे पुराने पूरे आपके पिछले जन्मों का ये कर्म है। या धर्म के माध्यम से गरीब को जस्टिफाई किया गया कि तुम गरीब क्यों हो। ठीक है, मीडिया के माध्यम से शोषण, असमानता को एक मनोरंजन का साधन बना दिया गया। किसान अगर आंदोलन कर रहे हैं, मजदूर अगर आंदोलन कर रहे हैं, रेलवे कर्मचारी अगर आंदोलन करते हैं, तो मीडिया उसे मनोरंजन की तरह पेश करता है, उनकी आवाज को दबा दिया जाता है, ताकि केवल ये रहे कि हाँ ये कहीं ना कहीं खालिस्तानी है, ये विदेशी पैसा आया हुआ है इसलिए आंदोलन कर रहे हैं। यानी उनका जो शोषण, असमानता का जो आंदोलन था, मीडिया ने उसको भी मनोरंजन का हिस्सा बना दिया। क्यों? क्योंकि मीडिया को कंट्रोल कौन कर रहा है, उद्योगपति कंट्रोल करते हैं, पैसे वालों का मीडिया चैनल होता है। यानी कल्चरल हेजीमनी देखा जाए तो भारत में
पिछले कई वर्षों से लागू हो रहा है और दुनिया की सभी सरकारें इसी तरह से काम कर रही हैं। यानी एंटोनियो ग्राम्सी ने जेल में रहते हुए उस विचार को स्पष्ट कर दिया जो आने वाले दौर में 1970 के बाद वैश्वीकरण के चलते दुनिया भर में लागू होने वाला था। ठीक है। कोई दिक्कत इसमें? तो यह है कल्चरल हेजीमनी की अवधारणा, यानी सांस्कृतिक वर्चस्व की अवधारणा। कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए। ठीक है, चले अब आते हैं दूसरा कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है? बेस और सुपर स्ट्रक्चर की अवधारणा। अब आपने पढ़ा होगा अधिसंरचना अधोसंरचना का सिद्धांत। ठीक है, जो हमने किसने दिया? कार्ल मार्क्स के द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसी सिद्धांत को विरोध किया है क्योंकि नव मार्क्सवादी हैं। मार्क्सवादी सोच तो है एंटोनियो ग्राम्सी की, लेकिन वो मार्क्स के हर विचार को स्वीकार नहीं करते हैं क्योंकि मार्क्स के घूम फिर के सारे विचार आर्थिक आधारों पर आते हैं। लेकिन यहाँ पे आधार और अधिसंरचना का जो विचार है, पहले उसको समझिए, फिर एंटोनियो ग्राम्सी के विचारों को समझेंगे। तो आधार अधिसंरचना की जो अवधारणा है, ये एक मार्क्सवादी अवधारणा है। क्यों? क्योंकि इस अवधारणा को किसने प्रस्तुत किया था? ठीक है, कार्ल मार्क्स ने प्रस्तुत किया। कार्ल मार्क्स ने क्या कहा था? कार्ल मार्क्स ये कहते हैं कि आधार का मतलब क्या होता है, बेस क्या होता है। उन्होंने कहा बेस का मतलब होता है आर्थिक संरचना। आर्थिक संरचना में उत्पादन के साधन कैसे हैं, उत्पादन के संबंध कैसे हैं, ये कहीं ना कहीं पूरी की पूरे समाज को क्या करते हैं, समाज के ढांचे का निर्धारण करते हैं कि किसी भी सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर होगा वो किस पे डिपेंड करता है? उस सोसाइटी की आर्थिक संरचना पर डिपेंड करता है। यही आर्थिक संरचना बेस कहलाती है। ये अभी हम ग्राम्सी का विचार नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हम कार्ल मार्क्स का विचार पढ़ रहे हैं कि किसी भी समाज का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो किस पर डिपेंड करता है? इकोनॉमिक स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है। इसे हम आधार कहते हैं। और इसी आधार पर समाज का सुपर स्ट्रक्चर डिपेंड करता है। यानी जैसा आधार होगा वैसी अधिसंरचना होगी। यानी आधार किससे बना है? आर्थिक संरचना से बना है। और आर्थिक संरचना जैसी होगी वैसे ही कानून, नैतिकता, धर्म, दर्शन, संस्थाएं होंगी। ये विचार किसका था? ये विचार था कार्ल मार्क्स का। यानी कार्ल मार्क्स ने आधार के रूप में किसको कारक माना? केवल एक कारक माना, सिंगल फैक्टर। वो क्या है? आर्थिक कारक। लेकिन एंटोनियो ग्राम्सी क्या कहते हैं कि नहीं, ग्राम्सी कहते हैं कार्ल मार्क्स गलत हैं। याद रखिए, केवल आर्थिक आधार पर, यानी केवल आर्थिक आधार या बेस पर सब कुछ तय नहीं होता। ठीक है, बल्कि संस्कृति, विचारधारा, शिक्षा, मीडिया, धर्म की भी समाज के अधिसंरचना को परिवर्तित करने में अहम भूमिका होती है। तो केवल पैसे के दम पर सब कुछ तय नहीं होता है। पूंजीपति अपने पैसे का इस्तेमाल नहीं करता है समाज में बदलाव लाने के लिए या आपका वैचारिक नियंत्रण स्थापित करने के लिए, समाज के निम्न वर्गों का शोषण करने के लिए या उसको दबाने के लिए, बल्कि वो अपनी विचारधारा, अपनी संस्कृति, अपनी शिक्षा संस्थान, अपने मीडिया समूह, अपने धर्म का इस्तेमाल भी करता है। ठीक है, समाज में बदलाव लाने के लिए। क्लियर यहाँ तक? तो जहां कार्ल मार्क्स कहते हैं कि आर्थिक संरचना के बेसिस पर सामाजिक संस्थाएं, सामाजिक कार्यप्रणाली बदलती हैं, वहीं ग्राम्सी कहते हैं कि नहीं, केवल आर्थिक कारक महत्वपूर्ण नहीं है, विचारधारा, शिक्षा, मीडिया, धर्म भी ऐसे कारक हैं जो सत्ता की प्रक्रिया में भूमिका निभाते हैं, जो समाज में रूपांतरण लेके आते हैं, समाज में चेंजेस लेके आते हैं। क्लियर यहां तक? तो सत्ता केवल आर्थिक संसाधनों से नहीं बल्कि अधिसंरचना के माध्यम से लोगों की सोच को बदलती है। तो आपको लगता है कि सरकार केवल 1250 रुपए लाडली बहना स्कीम की आपको दे दे तो आप परिवर्तन आ जाएगा समाज में? समाज में परिवर्तन 1200 रुपए 1500 रुपए से नहीं आएगा। समाज में परिवर्तन आता है विचार, वैचारिक स्तर पर। तो आपको धर्म के ऊपर आपकी सोच पैदा कर दी जाए। ठीक है, आपको शिक्षा इस प्रकार से दी जाए कि जो उद्योगपतियों की अनुसार हो, जो उनको कारखानों में पढ़े लिखे श्रमिक चाहिए, तो वो चाहते हैं कि आप ऐसी एजुकेशन लो जो उनके काम आए। अगर आप इतिहास पढ़ो, बीए एमए करो, आपने देखा होगा पिछले 20 वर्षों से, पिछले 2000 के बाद से 1992 में हमने एलपीजी पॉलिसी को अपनाया, निजीकरण, आपके उदारीकरण और वैश्वीकरण, लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन पॉलिसी को अपनाया 1992 में। ठीक है, सन उसके 7 या 8 वर्षों के बाद देखिए पूरा हमारा एजुकेशन स्ट्रक्चर चेंज हो गया। ठीक है, अब हमें भारत में जो लोग पढ़ाई बीए एमए करते थे, बीकॉम कर रहे थे, उन धीरे धीरे उन कॉलेजों की संख्या में कमी आई, उनकी घटिया कर दिया गया। यानी उस एजुकेशन को इतना गिरा हुआ कर दो कि वो उससे एमए करके भी बंदा 5000 रुपए महीना भी ना कमा सके। जान पूछकर पूरी जो आर्ट्स और कॉमर्स वाले कॉलेज थे उनके एजुकेशन स्तर को नीचे गिराया गया।
और लोगों को सपना दिखाया गया कि अपने इंजीनियरिंग करो, आपकी नौकरी अच्छी लगेगी। तो जानबूझकर एक सेक्टर को नीचे गिराया गया ताकि माँ बाप अपने बच्चों को इंजीनियर बनाएं, एमबीए कराएं, ठीक है, कंप्यूटर कोर्स कराएं। तो क्योंकि उद्योगपतियों को उसकी आवश्यकता थी, कारखानों में काम करने वाले और पढ़े लिखे लेबर की आवश्यकता थी। और 2015-14 के बाद तक आते आते कुकुर मुत्ते की तरह इतने कॉलेज खुल गए कि वो पढ़े लिखे बेरोजगार निकल के सामने आने लगे। अब आप देखिए इंजीनियरिंग कोई नहीं कराता आजकल। अब लोग सोचते हैं स्किल डेवलपमेंट कोर्स कर लो, इंजीनियरिंग की कोई वैल्यू नहीं बची क्योंकि इंजीनियरिंग करके जॉब नहीं मिल रही। यानी आपको लग रहा था कि सारे काम फैसले आप ले रहे थे, जबकि सारे फैसले वैचारिक स्तर पर उद्योगपतियों के द्वारा, समाज के प्रभुत्वशाली वर्ग के द्वारा लिए जा रहे थे। तो यहाँ आर्थिक आधार पर समाज में बदलाव नहीं लाया गया, वैचारिक आधार पर समाज में बदलाव लाया गया। यही समझाने का प्रयास किया एंटोनियो ग्राम्सी ने कि केवल आर्थिक आधार पर चेंज होने से समाज में बदलाव नहीं आता, बल्कि प्रभुत्वशाली वर्ग अपनी विचारधारा, अपनी शिक्षा, अपने मीडिया से समाज की परिवर्तन लेके आता है। ठीक है, तो यही है आधार और अधिसंरचना का विचार। तो समाज में बदलाव लाने के लिए केवल आर्थिक स्थिति महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि आपको सांस्कृतिक और वैचारिक संस्थाओं में भी बदलाव लाना पड़ेगा। ठीक है, और यही काम करता है कौन? समाज का प्रभुत्वशाली वर्ग, जो अभिजात वर्ग है, एलिट क्लास है। वो चाहता ही यही है कि उसके बच्चे तो आराम से विदेशों में पढ़े, लेकिन आपके बच्चे हमेशा, ठीक है, ऐसे स्कूलों से पढ़ के, कॉलेज से निकल के आए जो ज्यादा संपन्न ना हो सके, ताकि उससे कारखानों में काम करने वाले पढ़े लिखे मजदूर उसको हमेशा मिलते रहे। ठीक है। चल, अब आता है जैविक बुद्धिजीवी का सिद्धांत। ठीक है, इसे कहते हैं ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल। जी, ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल क्या होता है? तो पहला क्वेश्चन तो इनसे बनता है कि जैविक बुद्धिजीवी का सिद्धांत किसने दिया? तो जैविक बुद्धिजीवी का सिद्धांत प्रस्तुत किया एंटोनियो ग्राम्सी ने। अब क्या होते हैं बुद्धिजीवी, पहले इसको समझिए। तो एंटोनियो ग्राम्सी कहते हैं वे लोग जो किसी भी विशेष वर्ग से जुड़े होते हैं, विषय वर्ग के अनुभव से, जरूरत से या उनकी सोच से व्यक्त करते हैं। यानी जैसे मान लीजिए बुद्धिजीवी वर्ग है, वो शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा होगा, वो औद्योगिक क्षेत्र के अध्ययन से जुड़ा होगा, औद्योगिक उद्योगपति नहीं होगा लेकिन स्टडी करता होगा, कोई श्रमिकों के मुद्दे से जुड़ा होगा, कोई नारीवादी मुद्दों से जुड़ा होगा। ये सभी अपने अपने क्षेत्र के इंटेलेक्चुअल्स हैं। यानी वो लोग जो किसी वर्ष विशेष वर्ग के अनुभव से, उनकी जरूरतों से, उनकी सोच से जुड़े होते हैं और सामाजिक परिवर्तन में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। आज आप देखिए, आज चाहे मिड डे मील प्रोग्राम की बात करें, चाहे मनरेगा की प्रोग्राम की बात करें, चाहे आप देखिए आपके जो बड़ा घरेलू हिंसा डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है 2005 का, घरेलू हिंसा अधिनियम है 2005 का, या सूचना का अधिकार की बात करें, इसके पीछे सबसे बड़ी ताकत कौन सी थी? सबसे बड़ी ताकत समाज का बुद्धिजीवी वर्ग रहा, जो पढ़ा लिखा वर्ग होता है, जो जानता है कि बदलाव किस डायरेक्शन में होना चाहिए। ठीक है, इसे बुद्धिजीवी वर्ग कहा जाता है। यही बुद्धिजीवी वर्ग सत्ता और समाज का एक विकल्प उपलब्ध कराता है कि अगर सत्ता भ्रष्ट होने की कोशिश करे, सत्ता गलत दिशा में जाने लगे या समाज गलत दिशा में जाने लगे, तो उसको रास्ता दिखाने का काम यही बुद्धिजीवी वर्ग करता है। लेकिन ग्राम्सी ने कहा कि ये बुद्धिजीवी वर्ग दो प्रकार का होता है। यानी जो क्लास आपके इंटेलेक्चुअल क्लास होती है वो दो टाइप्स की होती है। पहला ट्रेडिशनल इंटेलेक्चुअल्स और दूसरे होते हैं ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स। ट्रेडिशनल इंटेलेक्चुअल्स क्या होते हैं? जैसे कोई धार्मिक प्रवचन देने वाले व्यक्ति हैं, जैसे अभी वर्तमान में देखिए प्रेमानंद महाराज हैं। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं समाज को अंधविश्वास से बाहर निकाल रहे हैं। जहां बीच में अभी देखिए पिछले 10 वर्षों में जो अंधविश्वास फैलाया गया मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, वो कहीं ना कहीं अपने विचारों से, ठीक है, अंधविश्वास को दूर करके आस्था को बढ़ावा दे रहे हैं, अंधविश्वास को नहीं। बीच में तो अभी कई सारे लोग उभर कर सामने आए थे, ठीक है, जो अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहे थे, पर्ची निकाल रहे थे, ठीक है, रुद्राक्ष बांट रहे थे। उनसे निकाल के लेके आए समाज को कि भाई आस्था क्या होती है, इसको समझिए। ठीक है, वो है कौन अपने आप में? वो है ट्रेडिशनल इंटेलेक्चुअल्स, जो शिक्षक भी हो सकता है, कोई पादरी हैं, कोई टीचर्स हैं। और एक होते हैं वो जो ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स होते हैं। ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स क्या होते हैं? जो किसी विशेष वर्ग से जुड़े होते हैं। याद रखिए, वो सामान्य लोग नहीं है, वो विशेष वर्ग से जुड़े होते हैं, विशेष परिस्थितियों से उभर कर सामने आते हैं और उसी वर्ग की बात करते हैं। जैसे लेबर ऑर्गेनाइजेशन का नेता, जैसे हमारी कोई श्रमिक संगठन है, लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, ट्रेड यूनियन है, उसका जो नेता है वो अपने आप में क्या है? वो भी इंटेलेक्चुअल से, क्योंकि वो श्रमिकों के मुद्दों की बात कर रहा है। कोई नारीवादी आंदोलन से कोई महिला उभर कर सामने आती है जो महिलाओं के अधिकारों की बात करती है, वो भी इंटेलेक्चुअल्स हैं, क्योंकि वो वर्ग विशेष से जुड़े हुए हैं। और ऐसे लोगों के लिए क्या इस्तेमाल किया है? ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल शब्द का इस्तेमाल किया है ग्राम्सी ने। ठीक है, तो दो प्रकार के इंटेलेक्चुअल्स होते हैं,
ट्रेडिशनल और ऑर्गेनिक, इन दोनों का ऑर्गेनिक जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, इसका कॉन्सेप्ट किसने दिया? एंटोनियो ग्राम्सी ने दिया। तो ट्रेड यूनियन का नेता है, नारीवादी कोई महिला आंदोलन के कोई नेता हैं, तो वो क्या कहलाएंगी? वो कहलाएंगे ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? चलिए, तीसरा आता है सबाल्टन क्लासेस। ये सबाल्टन क्या होता है? इस कॉन्सेप्ट को वैसे तो हम लोग इसको भारत में पढ़ते हैं, रंजीत गुहा की किताबों में पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन भारत में हम बात करते हैं, सॉरी वैश्विक स्तर पे बात की जाती है, तो उसको सबसे अच्छे स्तर तक या हम सबसे प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने का प्रयास किया एंटोनियो ग्राम्सी ने। तो ग्राम्सी ने यह कहा कि सबाल्टन क्या है, पहले इसको समझिए। क्लासेस मतलब ये वर्ग है अपने आप में। तो सबाल्टन की जो प्रेरणा है वो किसने दी है? एंटोनियो ग्राम्सी ने दी। पहला क्वेश्चन इनसे बन गया। ग्राम्सी कहते हैं कि ये सबाल्टन का मतलब क्या है? सबाल्टन का मतलब है समाज का वो वर्ग, जैसे दलित है, उपेक्षित है, हाशिए पर है, यानी जिसको हमेशा पिछड़ा बनाए रखने की कोशिश की गई है, वो वर्ग कहलाता है आपका सबाल्टन। क्लियर है? तो सबाल्टन वर्ग क्या हुआ? ऐसे लोग जो समाज के हाशिए पर मौजूद हैं, समाज के पिछड़े वर्ग हैं, दलित हैं, ठीक है, शोषित महिलाएं हैं, शोषित वर्ग है, पिछड़ा वर्ग है, वो सब सबाल्टन में आते हैं। ठीक है, तो पहला क्लियर हो गया सबाल्टन कौन होते हैं। और ये वो वर्ग होता है जिसे सत्ता से, जिसे मुख्य धारा से, समाज के विकास की मुख्य धारा से, जिसे सत्ता के इस्तेमाल से, सत्ता में भागीदारी से दूर रखा जाता है। यानी कहने को संख्या में बहुत बड़ा वर्ग है, लेकिन बहुत बड़े वर्ग को, ठीक है, आपने समाज से दूर रखा है। जैसे भारत में ट्राइबल क्लास, जनजातीय वर्ग, भारत में पिछड़ा वर्ग, भारत में दलित वर्ग, ठीक है, भारत में जो महिलाएं हैं, इनको हमेशा क्या किया गया? समाज ने एक प्रकार से हाशिए पर धकेल दिया। आबादी का 80% होंगी कम से कम ये, लेकिन जी इनके लिए फैसले जो लेते हैं या संसद में पार्लियामेंट की जो बात करते हैं, तो इनका रिप्रेजेंटेशन नाम मात्र का भी नहीं है। ठीक है, तो ये वो वर्ग होता है जिसको सत्ता से और जिसको कहीं ना कहीं समाज की मुख्य धारा से बेदखल सा किया जाता है, उस वर्ग को कहा गया है सबाल्टन, शब्द के लिए इस्तेमाल किया है एंटोनियो ग्राम्सी ने। अब यहाँ पे वो क्या कहना चाहते हैं? वो कहना ये चाहते हैं कि समाज में जब सामाजिक बदलाव आता है, तो इन वर्गों की भूमिका, इनकी आवाज, इनकी राजनीतिक चेतना पर ध्यान नहीं दिया जाता। जब भी हम समाज में हम बदलाव की बात करते हैं, तो इनकी हम हाशिए पर पड़े लोगों को, ये सबाल्टन क्लासेस को भूल जाते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए सरकार कहती है कि इस शहर में, इस इलाके में या इस जिले में फैक्ट्री लगाई जाएगी, कारखाना लगाया जाएगा। तो कारखाना लगाने के लिए जो नदी के किनारे की उपजाऊ जमीन है, उसको लिया जाएगा, भूमि अधिग्रहण किया जाएगा। तो अखबारों में जो प्रचार प्रसार होगा, फ्रंट पेज पर लाखों का जो विज्ञापन आएगा, वो आएगा डेवलपमेंट का, कि देखो कारखाना लगाया, हजारों लोगों को नौकरी मिलेगी। ठीक है, ये उसका विज्ञापन होगा। लेकिन इसके पीछे जिस मजदूर की, जिस किसान की, ठीक है, जमीन छीनी गई, जिस ट्राइबल बेल्ट की, जिस जनजाति की जमीन छीनी गई, जनजातीय समुदाय की जमीन छीनी जाएगी, उसके बारे में कोई कुछ नहीं कहेगा। ठीक है, उसको मुआवजा, थोड़ा बहुत मुआवजा देके कहा जाएगा दूसरी जगह जाके काम धंधा शुरू करो। यानी उसको बारे में नहीं सोचा गया, विकास से उसको मुख्य धारा से अलग कर दिया गया। यानी जिसकी जमीन छीनी गई, जिस जन समुदायों की जो हजारों वर्षों से जो जनजाति वहां रहती है, उसके संसाधन छीने गए, उसका अखबारों में कोई जिक्र नहीं है, उसको उसकी बात करने वाला कोई नहीं है, उसकी बात उठाने वाला कोई नहीं है। अगर उसकी बात उठाने वाला होगा तो उसे नक्सलवादी कह दिया जाएगा, स्वाभाविक सी बात है। यानी फैक्ट्री की चर्चा तो खूब होगी, मीडिया सुबह शाम ये दिखाएगा कि नेताजी ने फैक्ट्री खुलाई, ठीक है, हजारों लोगों को काम मिलेगा, लेकिन उस हजारों लोगों में वो समुदाय नहीं होगा जिसकी जमीन छीनी गई। यही है सबाल्टन क्लासेस। ठीक है, इसी की बात करी है किसने? आपके एंटोनियो ग्राम्सी ने। अब ग्राम्सी ये कहते हैं कि सबाल्टन क्लासेस क्या है? एक ऐसा समुदाय है जो राजनीतिक रूप से क्या होता है, हमेशा अधीन रहता है। इसकी विचारधारा को, इसकी बात को, इसकी आवाज को हमेशा इतिहास ने भी, सत्ता ने भी और विचारधाराओं ने भी क्या कर दिया? दबा दिया। स्वाभाविक सी बात है। क्लियर है? तक यही है सबाल्टन क्लासेस। अब किसको शामिल किया है? जैसे किसान हैं, मजदूर हैं, ठीक है, आपके उपनिवेशित लोग हैं, जनजाति हैं, महिलाएं हैं, ठीक है, धार्मिक अल्पसंख्यक हैं, ये सभी क्या कहलाते हैं? ये सभी सबाल्टन कहलाते हैं। कोई दिक्कत? लेकिन यहाँ पर कार्ल मार्क्स की तरह देखा जाए तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मार्क्सवादी तो हैं कि एंटोनियो ग्राम्सी, भले वो नव मार्क्सवादी हैं, लेकिन मार्क्सवादी सोच तो है। यहाँ पर कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कार्ल मार्क्स की आत्मा इनके शरीर में आ जाती है और एक नया स्टेटमेंट निकलता है, किसका? ग्राम्सी का। तो एंटोनियो ग्राम्सी कहते हैं कि सबाल्टन वर्ग तभी तक सबाल्टन बने रहते हैं जब तक उनमें वो संगठित नहीं हो जाते।
ठीक है। लेकिन जब एक स्वतंत्र और वैचारिक राजनीतिक नेतृत्व इनको नहीं हो पाएगा, तब तक ये सबाल्टर्न बने रहेंगे। अगर इनमें संगठित नहीं हुए, इनमें चेतना नहीं आई, इनमें राजनीतिक वर्ग के रूप में अपने आप को स्थापित नहीं किया, तब तक इनका उद्धार नहीं होने वाला। महिलाएं जब तक अधिकार मांगती रहेंगी, महिला आरक्षण मिल जाए, महिलाओं को मौका मिल जाए, महिलाएं जॉब में आ जाएं, तो मांगने से कुछ नहीं होगा। पहली बात तो चेतना लानी पड़ेगी, पहली बात तो स्वतंत्र विचार स्थापित करना पड़ेगा और राजनीतिक रूप से सक्रिय होना पड़ेगा, तब महिलाओं को कुछ मिलेगा। 70 वर्षों से महिलाएं आरक्षण मांग रही हैं, मिल गया क्या? ठीक है, क्या लोकसभा विधानसभा में बराबरी की बात हो गई? आबादी में बराबरी है, 50% भारत की, 49% आबादी महिलाओं की है। ठीक है, और पूरे सांसद की बात करें तो लोकसभा राज्यसभा में मिलाकर 70 से ज्यादा महिलाएं भी शामिल नहीं है, यानी 10% भागीदारी है। ठीक है, जिनकी आबादी ही पूरे भारत की आबादी का 49% है, पार्लियामेंट में उनका पार्टिसिपेशन केवल 10% ही है। यानी इसके लिए वो हमेशा क्या करती रही, वो उस पुरुष प्रधानवादी समाज में, उस पुरुष प्रधानवादी संसद में मांग कर रही हैं कि हमें अधिकार दो। मांगने से कुछ नहीं मिलेगा, यही है सबाल्टर्न वर्ग की सबसे बड़ी कमजोरी, कि वो हमेशा उम्मीद करता है कि उसको कुछ मिलेगा। जबकि ग्रामसी कहते हैं कि नहीं, पहले अपनी चेतना पैदा करो, अपने स्वतंत्र वैचारिक स्तर पे आओ, राजनीतिक वर्ग के रूप में भागीदार बनाओ, तब तुम्हारा उद्धार होगा। यहाँ पे कहीं ना कहीं एक कार्ल मार्क्स की विचारधारा या कार्ल मार्क्स के विचारों से कहीं ना कहीं झलक दिखाई पड़ती है ग्रामसी के विचारों पर। ठीक है। कोई दिक्कत इसमें? कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए। ठीक है, उपेक्षित लोग कौन होते हैं? उपेक्षित लोग वो लोग हैं जिन्हें, ठीक है, सत्ता से दूर रखा गया, जिन्हें एक प्रकार से समाज में, एक प्रकार से हम कहते हैं कि दलित वर्ग हैं, अस्पृश्यता का व्यवहार किया गया, डेवलपमेंट हुआ लेकिन उन डेवलपमेंट से उनको बाहर रख दिया गया। उनकी जमीन पे बांध तो बना दिया गया, लेकिन बांध बनाने के बाद, ठीक है, जो बिजली मिलनी थी, उस बिजली मिलने में उनको 10 साल लग जाएंगे। यानी उनके रिसोर्सेज का इस्तेमाल करो। आज आप देखिए, सब भारत में सबसे ज्यादा रिसोर्सेज किसके पास है? उड़ीसा के पास है, छत्तीसगढ़ के पास है, झारखंड के पास है। सबसे ज्यादा रिसोर्सेस होने के बावजूद भी भारत के तीन सबसे बड़े गरीब राज्यों में तीनों राज्य आते हैं। यानी आप वहां के संसाधनों तो ले रहे हो, यानी लेकिन वहां के लोगों का उद्धार नहीं हो रहा उससे। यानी आपने उनको उपेक्षित कर दिया है, क्योंकि वो ज्यादातर ट्राइबल बेल्ट है, और ट्राइबल बेल्ट होने के नाते उनके पास चेतना कम है, शिक्षा का स्तर कम है। यही कारण है उनका शोषण बहुत ज्यादा होता है बड़े पैमाने पर। तो उनको मुख्य धारा से दूर रख दिया गया, यानी उन्हीं के संसाधनों से भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना चाहता है, लेकिन उन्हीं 3 राज्यों में सबसे ज्यादा गरीबी है। इसे ही कहा जाएगा उपेक्षित राज्य। वो तीनों राज्य हमेशा उपेक्षित ही रहेंगे, क्योंकि हमेशा यही सिस्टम रहा है हमेशा से, कि जहां से संसाधन लिए जाते हैं उसकी तरक्की कभी नहीं होती। ठीक है, उसके संसाधनों का इस्तेमाल करके कारखाने लगते हैं, गुजरात में कारखाने लगेंगे, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में। यानी रिसोर्सेज आएगा इन 3 राज्यों से, उद्धार होगा बाकी राज्यों का। ठीक है, वो राज्य तरक्की करेंगे, फिर वो कहेंगे ये हमारा मॉडल है। आपका मॉडल वैचारिक स्तर पर सही नहीं है। जिन राज्यों से आपने संसाधन लिए हैं वहां तरक्की दिख नहीं रही, तो फिर मॉडल फेल है मतलब आपका। ठीक है, यही होता है उपेक्षित वर्ग, और यही होते हैं उपेक्षित राज्य। तभी आप सुनते होंगे कि बीमारू राज्य की अवधारणा दी गई थी। ठीक है, तो इनको ही बीमारू बना दिया गया, यानी शोषण किया गया, फिर कहा गया कि तुम पीछे क्यों रह गए, ठीक है, तुम गरीब क्यों हो। यानी जिसका सोर्सेस भी छीन लिया, बाद में उसी को आप गाली भी दे रहे हैं कि तुम गरीब क्यों हो, तुम्हारे कारण ही भारत डेवलप नहीं हो पा रहा। ये जो कॉन्सेप्ट आया, इसी की आलोचना करते हैं एंटोनियो ग्राम्सी। अब आते हैं सिविल सोसाइटी। सिविल सोसाइटी क्या होती है, इसको समझ लीजिए। ठीक है, तो एंटोनियो ग्राम्सी कहते हैं कि सिविल सोसाइटी अपने आप में क्या है, एक वैचारिक संघर्ष है। ठीक है, एक ऐसा स्थान जो कहीं ना कहीं सत्ता को या कहीं ना कहीं चुनौती देता है सांस्कृतिक वर्चस्व को, समाज के पूंजीपति वर्ग को, समाज के प्रभुशाली वर्ग को, राजनीतिक वर्ग को चुनौती देता हुआ प्रकट होता है। लेकिन इसकी चुनौती कैसी है? इसकी चुनौती सशक्त विद्रोह नहीं है, ये क्रांति की बात नहीं करता है, ये सुधार की बात करता है। तो सिविल सोसाइटी वो जगह है जो सत्ता को चुनौती देती है, जो कल्चरल हैजीमनी को कहीं ना कहीं सोशल हैजीमनी को चुनौती देती हुई दिखाई देती है। लेकिन उसकी चुनौती क्या है? उसकी चुनौती हिंसात्मक नहीं है, उसकी चुनौती वैचारिक स्तर पर है। क्लियर है? याद रखिए, वे क्षेत्र जहां पर धर्म, शिक्षा, मीडिया, परिवार, साहित्य, ट्रेड यूनियन सब कुछ आ जाता है। ऐसा नहीं कि विचारधारा का इस्तेमाल केवल प्रभावशाली वर्ग करेगा। समाज का अगर सिविल सोसाइटी, अगर आम जनता भी जाग जाए और आम जनता भी इस बात को समझने लगे कि नहीं भाई ऐसा नहीं चलेगा। जैसे आप पिछले देखिए, पिछले 8-10 वर्षों में मीडिया में
मीडिया कंट्रोल कर रहा था लोगों के विचारों को। लेकिन अब देखिए कहीं ना कहीं लोगों ने मीडिया को ही त्याग दिया। अब कोई डिबेट हो भी रही होती, लोग न्यूज चैनल चेंज कर देते हैं, अरे कौन सुनेगा इनको। अब लोग सोशल मीडिया से खबरों को कंफर्मेशन लेते हैं। पहले एक समय हम न्यूज चैनल देखते थे कि खबरों में क्या है। आज लोग सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म होते हैं, ठीक है, या जो आजकल प्राइवेट चैनल उभर कर आए हैं कई सारे प्लेटफॉर्म जो सोशल मीडिया पे जानकारी देते हैं, लोग उन पे ज्यादा भरोसा करने लगे परंपरागत प्रेस या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रिंट मीडिया की तुलना में। तो यही होता है कि ऐसा नहीं कि सिविल सोसाइटी चुनौती नहीं दे सकती, विचारधारा को विचारधारा के स्तर पर चुनौती देने के काम करती है। यही कारण है आजकल ट्रेड यूनियन देखिए, कई सारे एनजीओ उभर के सामने आए हैं जो सरकार पर दबाव डालते हैं। किसान आंदोलन हुआ तो भारतीय किसान सभा ने बीके जो एस है उसने सरकार के 3 कानून का विरोध किया। तो इसका मतलब ये नहीं कि प्रभुशाली वर्ग अपनी चलाएगा, ठीक है, हमेशा सिविल सोसाइटी भी उभर कर सामने आती है चुनौती देते हुए। तो यही होती है सिविल सोसाइटी। अब आते हैं अगला कॉन्सेप्ट जो है वो है वॉर ऑफ पोजीशन, वॉर ऑफ मैन्योर। ये अवधारणा आपको बहुत कम किताबों में पढ़ने को मिलती है, ठीक है, कोई डाउट इसमें? ठीक है। मकसद क्या है, मतलब क्वेश्चन नहीं पूछा आपका, समझ मतलब आपका क्वेश्चन क्लियर नहीं है प्रतिमा जी, पूछिए। ठीक है, आपने क्वेश्चन पूछा है कि मकसद क्या है, तो मतलब क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्या है, क्या पूछना चाहते हैं, क्लियर कीजिए थोड़ा क्वेश्चन को। ठीक है, अब हम बात करते हैं एंटोनियो ग्राम्सी का जो एक महत्वपूर्ण विचार है, स्थिति का युद्ध बनाम रणनीति का युद्ध। ठीक है, आपने अभी हाल ही में देखा होगा बांग्लादेश में पिछले 6 महीने 8 महीने के दौरान, 1 साल हो गया, 1 साल पहले जो इसको क्रांति का नाम दिया गया। ठीक है, बात अलग है, वो ऑर्गेनाइज क्रांति नहीं है, अपने आप में किसी ने इसको भड़काया हुआ क्रांति है, अलग समझ में आता है। लेकिन जो बांग्लादेश में हुआ, याद रखिए, एक तरीका तो ये होता है और दूसरा तरीका होता है डेमोक्रेटिक तरीके से क्रांति लेके आना। दोनों की बात की जा गई है एंटोनियो ग्राम्सी ने। तो एंटोनियो ग्राम्सी कहते हैं कि राजनीतिक संघर्ष और क्रांति जो होती है, इसमें 2 प्रकार की रणनीतियां अपनाई जाती हैं। पहली रणनीति को कहते हैं वॉर ऑफ मैन्योर और दूसरी रणनीति को कहते हैं वॉर ऑफ पोजीशन। वॉर ऑफ जो मैन्योर होती है ये हमेशा सशक्त क्रांति होती है, इसमें हिंसात्मक होती है, हथियारों का इस्तेमाल होता है, कत्लेआम मचाया जाता है, दंगे फसाद होते हैं, जैसा कि आपने अभी पिछले साल बांग्लादेश में देखा। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं वॉर ऑफ मैन्योर की, यानी रणनीति के युद्ध की, तो एक ऐसा संघर्ष, ऐसी क्रांति यदि, ठीक है, जो हथियारबंद क्रांतिकारी होती है, तख्ता पलट के लिए होती है। शेख हसीना का तख्ता पलट कर दिया बांग्लादेश में, चुनी हुई प्रधानमंत्री थी। यहाँ पर सैन्य और हिंसात्मक हिंसा होती है, सेना हथियारों के दम पर कहीं ना कहीं लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। इस प्रकार की जो हिंसा होती है, याद रखिएगा, उसे कहा गया है मैन ऑफ मैन्योर। ठीक है। लेकिन इसमें होता क्या है, इसमें यह होता है कि राज्य की सिविल सोसाइटी क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है। यानी इंटेलेक्चुअल्स जो पढ़े लिखे लोग हैं, आम लोग हैं, एनजीओ हैं, समझदार लोग हैं, जो सुधार की बात करते हैं, संतुलन लाने की बात करते हैं, समाज में एकता स्थापित करने की बात करते हैं, उनकी कोई नहीं सुनता। केवल हथियार, जिनके हाथ में हथियार होते हैं, जो कत्लेआम मचा सकते हैं, ठीक है, जो संघर्ष के लिए तैयार हैं, उन्हीं की सुनी जाती है। इसे कहा जाता है मैन ऑफ मैन्योर। और दूसरा तरीका होता है उसे कहते हैं वॉर ऑफ पोजीशन। ये भी क्रांति है, ये भी संघर्ष है, लेकिन इसमें सिविल सोसाइटी की रोल ज्यादा होता है, क्योंकि ये संघर्ष क्या होता है, ये वैचारिक स्तर पर होता है, ये बहुत धीमे धीमे स्तर पर होगा, स्लो होगा, लेकिन संघर्ष चलता रहेगा। और इसमें इस्तेमाल होगा किसका, संस्कृति का, शिक्षा का, मीडिया के माध्यम से सत्ता को चुनौती दी जाएगी, सत्ता का प्रतिरोध किया जाएगा। सरकार कुछ कहती है, उससे पहले क्या किया, आजकल देखिए बहुत सारे सोशल मीडिया पर देखिए या फिर यूट्यूब पर देखिए, कई सारे ऐसे चैनल उभर कर सामने आ गए जो सरकार की नीतियों की खुलकर आलोचना करते हैं। कई सारे पत्रकार उभर कर, पत्रकारों ने अपने चैनल बना लिए और पत्रकारों ने अपने जो क्या नाम है इसका, यूट्यूब चैनल बना लिए, जिस पर क्या करते हैं, वो सरकार की आलोचना कर रहे हैं। यानी एक तो वो है जो मुख्य मीडिया जो सरकार का समर्थन करता है, लेकिन समस्या यही है कि भाई सिविल सोसाइटी भी है इंडिया में, तो सिविल सोसाइटी क्या करती है, वो सरकार पर प्रतिरोध भी करती है, सरकार की विचारधारा का, सरकार के कानूनों का खुलेआम विरोध भी करती है। ये क्या होती है, ये होती है वॉर ऑफ पोजीशन। अगर नक्सलवादी सरकार का विरोध करें तो उसे हम क्या कहेंगे, वॉर ऑफ मैन्योर, क्योंकि वो हिंसा का सहारा ले रहे हैं, हथियारों का सहारा ले रहे हैं सत्ता पलट करने के लिए, राजनीतिक संघर्ष के लिए। वहीं दूसरी तरफ वो लोग जो बिना संघर्ष लंबा चलता है जिनका,
लेकिन वो वैचारिक स्तर पर विरोध करते हैं, वो हथियारों का इस्तेमाल नहीं करते हैं, वो संस्कृति, शिक्षा, धर्म का इस्तेमाल करते हैं सरकार पर और राजनीति पर दबाव बनाने के लिए, विरोध करने के लिए। इसे कहा जाता है वॉर ऑफ पोजीशन। ठीक है, इसमें सिविल सोसाइटी मजबूत होती है, सिविल सोसाइटी का रोल ज्यादा रोल होता है इसमें, जैसे ट्रेड यूनियन के द्वारा, श्रमिक आंदोलनों के द्वारा, ठीक है, वैचारिक खेल के माध्यम से, संस्कृति और मीडिया के माध्यम से। यहाँ मीडिया का मतलब चैनल की बात नहीं हो रही है, यहाँ मीडिया का मतलब सोशल मीडिया भी है, प्रिंट मीडिया भी है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी है, हर प्रकार के मीडिया की बात हो रही है। ये जो तरीका होता है, इसके माध्यम से प्रभुशाली वर्ग, सत्ता में बैठे लोगों को चुनौती दी जाती है। यानी कल देखा जाए तो एंटोनियो ग्राम्सी ने यह समझाने का प्रयास किया कि सत्ता को चुनौती देने के लिए, राजनीति को चुनौती देने के लिए, प्रभुशाली वर्ग की विचारधारा को चुनौती देने के लिए दो रास्ते होते हैं। एक है वॉर ऑफ मैन्योर, दूसरा है वॉर ऑफ, ठीक है, आपके माफ कीजिएगा, वॉर ऑफ पोजीशन। ठीक है, ये दो तरीके अपनाए जाते हैं, इसमें दोनों तरीके अलग अलग स्तर पे काम आते हैं। अभी आपने बांग्लादेश का देखा, तो बांग्लादेश में वॉर ऑफ आपके कौन सा था, मैन्योर था, हिंसा का इस्तेमाल किया गया। वहीं वॉर ऑफ पोजीशन जो होती है भारत जैसे देश में या डेवलप कंट्री में देखने को मिलती है, जहां लोग मीडिया के माध्यम से या न्यूज चैनलों के माध्यम से, शैक्षणिक संस्थाओं के माध्यम से, धार्मिक संस्थाओं के माध्यम से सत्ता को चुनौती देते हैं। ठीक है, ये दोनों विचार आपको क्लियर होने चाहिए। चलिए, ये था एंटोनियो ग्राम्सी के विचारों को लेकर आज का लेक्चर। तो एंटोनियो ग्राम्सी के विचार बहुत जरूरी हैं, और खासकर मैंने पहले भी कहा था, हैरोल्ड गोल्डफिंगल है, ठीक है, इरविन गॉफमैन है, पीरे बोर्दियू हैं, ठीक है, एडवर्ड सईद हैं, ये और आपके एंटोनियो ग्राम्सी हैं। ये वो विचारक हैं जिन्हें अपने जो किताबें लिखी, अपने सिद्धांत दिए, वो सिद्धांत कहीं ना कहीं आज 50 साल बाद, 70 साल बाद लागू होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लगता है कि दुनिया की सभी सरकारें, सभी पॉलिटिकल पार्टियां इनके विचारों को समझ के इनका तोड़ निकाल कर बैठी हैं। यही कारण है कि आप देखिए दुनिया भर में इनके विचारों को आप देखेंगे तो आज दुनिया को, आपके पॉलिटिकल सिस्टम को समझना, दुनिया भर की राजनीति को समझना आसान हो जाएगा अगर आपने इरविन गॉफमैन के विचार पढ़े हों, अगर आपने हैरोल्ड गोल्डफिंगल के विचार पढ़े हों, अगर आपने पियरे बोर्दियू के विचार पढ़े हों, अगर आपने, ठीक है, डेरिडा के विचार पढ़े हों, या फिर आपने एंटोनियो ग्राम्सी के विचार पढ़े हों। काफी आसान हो जाता है चीजों को समझना कि दुनिया किस रास्ते पे चल रही है, पॉलिटिकल सिस्टम और उद्योगपति किस तरीके से हमारे जीवन को मैनिपुलेट कर रहे हैं, किस तरीके से अपना प्रोपेगेंडा फैलाते हैं और पूरी आबादी, बहुत बड़ी आबादी को कंट्रोल करते हैं। तो इन 5 विचारकों को पढ़ लीजिए, बहुत आसान हो जाता है समाज को, सोसाइटी को समझना। आप दुर्खिम, पार्सन, कार्ल मार्क्स को पढ़कर, ठीक है, 19वीं सदी के समाज को समझ सकते हैं, लेकिन 21वीं सदी के समाज को समझने के लिए आपको इन थिंकरों को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, कोई डाउट है, क्वेश्चन हो तो पूछिए। अच्छा, मार्क्सवाद, अच्छा मकसद पढ़ रहा हूं मैं उसको। अच्छा, आपका क्वेश्चन ये है कि मार्क्सवाद और नव मार्क्सवाद में क्या अंतर है। देखिए, मार्क्सवादी विचारधारा आर्थिक निर्धारणवादी विचारधारा कहलाती है, लेकिन 1940 के बाद हम देखते हैं, 1930 के बाद हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं जो फ्रैंकफर्ट विश्वविद्यालय उभर कर सामने आया, फ्रैंकफर्ट संप्रदाय जर्मनी में, तो फ्रैंकफर्ट संप्रदाय के चलते एक नव मार्क्सवादी विचारधारा की नींव रखी गई, जो हिंसा का सहारा नहीं लेती। मार्क्सवादी में तो कहीं ना कहीं हिंसा थी, क्रांति की बात करता है, हिंसा की बात करता है, वो हिंसा का सपोर्ट नहीं करती। वो आर्थिक निर्धारणवाद के स्थान पर आर्थिक कारक को अहम मानती है, लेकिन सांस्कृतिक, सामाजिक, धर्म को भी अहम मानती है। ठीक है, वो कहीं ना कहीं वो विचारधारा जो कार्ल मार्क्स की विचारधारा है उसका विरोध नहीं करती है, लेकिन उसे नए तरीके से, नए कलेवर में, नई सभ्यता के हिसाब से पेश करने का प्रयास करती है। जब हम नव मार्क्सवादी विचारधारा को पढ़ेंगे, लुईस अल्थुजर को पढ़ेंगे, तो चीजें आपके क्लियर हो जाएंगी। तो अल्थुजर है, हेबरमॉस है, इनको जब आप पढ़ेंगे तब जाके आपका नव मार्क्सवाद क्लियर होगा। साथ ही साथ फ्रैंकफर्ट विश्वविद्यालय की विचारधारा क्या है, उनका आलोचनात्मक सिद्धांत क्या है, उसको भी पढ़ने का मौका मिलेगा आपको। ठीक है, चलिए, तो ये था आज का लेक्चर हमारा, जिसमें हमने पढ़ा एंटोनियो ग्राम्सी के बारे में। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। ठीक है, कोई भी डाउट हो, कोई समस्या हो तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये झारखंड पीजीटी के सिलेबस में मेंशन किया गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यूजीसी नेट के एग्जाम में या यूपी पीजीटी में, बिहार पीजीटी में शामिल नहीं है। ये हर स्टेट लेवल पर होने वाले एग्जामों, परीक्षाओं में इसको शामिल किया गया है। ठीक है, तो जरूर अच्छे से पढ़िएगा। इससे संबंधित 25 क्वेश्चनों को भी अलग से आपको सॉल्व कराया जाएगा। तो यूट्यूब पर लाइव क्लासेस में 25 क्वेश्चन एंटोनियो ग्राम्सी से रिलेटेड आपको सॉल्व करा दिए जाएंगे, क्योंकि 25 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो प्रश्न तो एक ही आना है, आसानी से आपको आइडिया लग जाएगा कि इस टॉपिक में पढ़ा कितना जाए। ठीक है,
चलिए, तो ये था आज का हमारा लेक्चर। ठीक है, कोई डाउट हो, क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहें, चाहे वो पीजीटी का बैच हो, बिहार पीजीटी, यूपी पीजीटी, झारखंड पीजीटी, या फिर आप यूजीसी नेट का बैच ज्वाइन करना चाहें, आप कोई बैच ज्वाइन करना चाहें, ठीक है, एप्लीकेशन का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, और जो भी पीडीएफ चाहते हैं या जो हमारा टेस्ट पेपर हम सॉल्व कराते हैं उसकी पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पर अपलोड की जाती है। टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, चलिए, तो ये था आज का लेक्चर। कल मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ, और कल सुबह का लेक्चर में हम पढ़ेंगे आपके नव मार्क्सवाद के बारे में। तो नव मार्क्सवाद क्या होता है ये पढ़ेंगे, और साथ में शुरुआत करेंगे लुइस अल्थुजर से कि अल्थुजर ने किस प्रकार से नव मार्क्सवाद को स्थापित करने में अहम योगदान दिया है। तो कल का हमारा टॉपिक होगा नव मार्क्सवाद और लुइस अल्थुजर के विचारों पर। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगले लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद।